मुझे उसका शुक्रिया अदा करना होगा। राघव मुस्कुराया। यह मामला अब खत्म हो चुका था। राघव ने चारुदत्त को अपने साथ फेंग परिवार में वापस खींच लिया। फेंग परिवार का मुखिया वास्तव में नेता बनने के योग्य था। उसने सीधे तौर पर राघव और चारुदत्त के लिए एक बड़ा आंगन उपलब्ध कराया। उनके पास अपने नौकरों के साथ एक बड़ा घर था। राघव का फेंक और चाई परिवारों के साथ रिश्ता अब और भी घनिष्ठ हो गया था। अब वे उसे उसी नाम से नहीं पुकारते थे। इसके बजाय वे उसे जूनियर राघव कहते थे, जो आर्यवीर और प्रतीक के समान ही नाम था। पहले सौरभ, दूसरे हितेश और तीसरे मास्टर शर्मा। अब उनके 3 नाम पूरे पिल यांग प्रांत में गूंजने लगे। जिस दिन राघव ने सेलेस्टियल को मारा, उस दिन एक बड़ी गड़बड़ी हुई। हालांकि भ्रष्ट मार्ग वाले भले ही धर्मी मार्ग का दुरुपयोग करने में सहज महसूस करते हों, लेकिन उन्होंने पिल टॉवर को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। उस शाम के बाद फेंक परिवार ने जश्न के तौर पर एक भव्य दावत का आयोजन किया। हितेश राघव से और अधिक प्रसन्न हो रहा था, लेकिन उस दावत के बाद हितेश ने राघव से कहा कि उसे कीमिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि उसने यह सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। वह नहीं चाहता था कि राघव अपनी ऊर्जा चारुदत्त पर बर्बाद करे। अगर इस वजह से फाइनल के दौरान कोई समस्या हुई तो यह वास्तव में एक मजाक होगा। राघव को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, लेकिन उसने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी कि वह फाइनल से पहले ऐसा कुछ नहीं करेगा। इससे हितेश संतुष्ट हो गया। इतनी कम उम्र में इतना समझदार होना और ऐसी चौंकाने वाली क्षमताएं रखना, लेकिन फिर भी शांत रहना वाकई दुर्लभ था। जब सामाजिक शिष्टाचार समाप्त हो गया तो राघव अपने निवास पर लौट आया। चारुदत्त पहले से ही वहां थी, लेकिन घबराहट से उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। शायद चारुदत्त ने गलत समझा था। चारुदत्त, मैंने पहले ही गोलियां परिष्कृत कर ली हैं। वे इस रिंग में हैं। क्या आपको जाने के लिए परिवहन संरचना का उपयोग करने की आवश्यकता है, या आपके पास कोई और तरीका है? यह सुनकर कि राघव ने गोलियां तैयार कर ली हैं, चारुदत्त को तुरंत खुशी हुई। मुझे परिवहन संरचना की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपनी गुप्त तकनीक है। जब तक मैं इसे सक्रिय करता हूं, मुझे तुरंत भेज दिया जाएगा। राघव ने उसे स्थानिक अंगूठी थमा दी। तो तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। सिमरन को यह बताना याद रखना कि मैं बस उसे बताना चाहता हूं कि मुझे उसकी याद आती है। धन्यवाद भाई शर्मा, मैं आपकी बातें जरूर आगे बढ़ाऊंगा। चारुदत्त ने जल्दी से 1 दर्जन अजीब हड्डियां निकाली। उन हड्डियों पर रहस्यमय नक्काशी थी, जिनमें शक्तिशाली स्थानिक शक्ति थी। क्या यह बात दूसरों को भी पता चलेगी? राघव ने पूछा। नहीं, हमारी मूल शैतान जाति की गुप्त तकनीक से लगभग कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं होता। इस कमरे के बाहर के लोग कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हड्डियां चमकने लगीं। चारुदत्त को एक सौम्य प्रकाश ने घेर लिया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे फीका पड़ गया। भाई शर्मा, हर चीज के लिए धन्यवाद। अलविदा। चारुदत्त पूरे रास्ते हाथ हिलाती रही जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। हड्डियां बिखरकर बारीक चूर्ण में बदल गईं। चारुदत्त अब चला गया है। मुझे कोई बहाना सोचना होगा, राघव ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। अचानक उसने महसूस किया कि लगभग 10 शक्तिशाली आभाएं उसके आंगन में रेंग रही हैं। वाह, क्या सही समय है। राघव प्रसन्नता से मुस्कुराया। राघव, यहां से बाहर निकलो और मर जाओ। अचानक एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। एक व्यक्ति गेट से होकर राघव के आंगन में घुसा। दरवाजा सीधे उसकी हथेली से उड़ गया। राघव बाहर भागा और देखा कि काले कपड़े पहने एक आदमी ने नकाब पहन रखा था। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि दूसरे लोग जाने कि वह कौन है। आप कौन हैं? राघव ने इस व्यक्ति के कृत्य का साथ दिया। आमतौर पर राघव इतना मूर्ख नहीं होता कि जब कोई इस तरह से दरवाजे से घुसता है तो वह ऐसा सवाल पूछे, लेकिन इस व्यक्ति को मौका देने के लिए उसे उसके साथ जाना पड़ा। उस व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, वह व्यक्ति जो तुम्हें मार डालेगा। वह अचानक हरकत में आया और राघव पर मुक्का मारने लगा। वह अतुलनीय रूप से तेज था और उसकी मुक्का से अंतरिक्ष में बहुत कंपन होने लगा।
वह वास्तव में एक शक्तिशाली दिव्य प्राणी था। मुझे मार डालोगे? तुम में अभी भी कमी है, कमीने। राघव की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, क्योंकि जब वह उस व्यक्ति का सामना करने के लिए बाहर गया तो अन्य 7 आकृतियां उसके कमरे में घुस आईं। राघव ने अपने सामने वाले व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से पीछे हटते हुए चिल्लाया, सावधान, अपना ख्याल रखो। उस व्यक्ति ने उपहास किया और उसके शरीर से रूण फूट पड़े, जिसने तुरंत राघव को जकड़ लिया। वह राघव को मारना नहीं चाहता था, उसे बस उसे रोकना था। बेवकूफ! राघव ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसे बहुत घबराया हुआ होना पड़ा। वह अपने कमरे में घुसने की कोशिश करता रहा। धमाका! आसमान में धूल भर गई, पूरा प्रांगण उड़ गया, गायब हो गया। कमीने, तुमने क्या किया? राघव दहाड़ा, लेकिन जो विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे वे भी अचंभित थे। उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन कमरे में विस्फोट हो गया था। वो यहां नहीं है। वे सभी लोग चौंक गए। कुछ देर पहले ही उन्होंने 2 जीवन आभाओं को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वे नहीं जानते थे कि दूसरा जीवन आभा केवल एक गोली थी जिसे राघव ने उन्हें धोखा देने के लिए लाया था। छुट्टी! एक व्यक्ति के आदेश का पालन करते हुए अन्य 7 लोग भी भाग गए। राघव ने गुस्से में कहा, क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से आ और जा सकते हैं? धमाका! राघव उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उनमें से 4 ने पीछे मुड़कर उस पर हमला कर दिया। राघव ने जल्दी से उसे रोक दिया और परिणाम स्वरूप वह उड़ गया। जैसी कि उम्मीद थी, आप अफवाहों पर भरोसा नहीं कर सकते। राघव के पास बस इतनी ही क्षमता है। रात में गायब होने से पहले एक व्यक्ति ने व्यंग्य किया, ये लोग अचानक आए थे और अचानक चले गए। बस एक सांस के समय में वे गायब हो गए। राघव, क्या हुआ? इस समय फेंक परिवार के विशेषज्ञ आखिरकार आ गए। आर्यवीर ने राघव को जमीन पर पड़ा देखा और जल्दी से उसे उठाने में मदद की। मैं ठीक हूं, लेकिन चारुदत्त को ले जाया गया, राघव ने घृणा से कहा। क्या? असहनीय! आर्यवीर का गुस्सा बढ़ गया। वास्तव में राघव की महिला को छीनने के लिए उसके परिवार के क्षेत्र में घुसना, यह निश्चित रूप से फेंक परिवार के चेहरे पर एक तमाचा था। चलो पीछा करते हैं, एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ ने कहा। तभी राघव को पता चला कि फेंक के पास वास्तव में 10 से अधिक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे। उसने उनमें से किसी को भी पहले नहीं देखा था। फिर इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि ये फेंक परिवार के मेहमान होने चाहिए। इसे और भी बदसूरत तरीके से कहें तो वे बस फेंक परिवार के अंगरक्षक थे। फेंक परिवार कीमियागर था और उन्हें लड़ाकों के रूप में कुछ मार्शल कलाकारों की जरूरत थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे 8 लोग ज़्यानिटियन सेलेस्टियल थे। वे बहुत पहले ही भाग गए हैं। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या 8 दिव्य? हितेश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यह काम हुओ परिवार को करना चाहिए था। कल वह दिन है जब सांझी एक रखैल ले रहा है। हुओ परिवार ने अनगिनत धार्मिक और भ्रष्ट संप्रदायों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। उन संप्रदायों ने अपने सबसे मजबूत शिष्यों को उसे बधाई देने के लिए भेजा। एक कारण हुओ परिवार को रिश्वत देना है और दूसरा अपनी खुद की ताकत दिखाना है। मुझे मिली कुछ विश्वसनीय जानकारी के अनुसार 30 से ज्यादा दिव्य प्राणी आए हैं। हुओ परिवार के अलावा किसी और के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह इतने सारे दिव्य प्राणियों को प्रकट कर सके। इसके अलावा उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। राघव ने पहले ही कहा है कि वे नकाब पोश थे। बिना सबूत के हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या हमें उन्हें राघव की महिला का अपमान करने की अनुमति देनी चाहिए? आर्यवीर की अभिव्यक्ति बदल गई। एक आदमी के रूप में भले ही आपको मरना पड़े, फिर भी आप ऐसी चीज होने की अनुमति नहीं दे सकते। सांझी वास्तव में असहनीय था। राघव, आप क्या कहते हैं? हितेश ने राघव की ओर देखा। राघव का चेहरा उदास था, लेकिन वह बेहद शांत था। परिवार प्रमुख, मैं आपसे निजी तौर पर कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है। फेंक परिवार के एक निजी कमरे में राघव अचानक परिवार के मुखिया की ओर मुस्कुराया। चूंकि मामला इस बिंदु तक पहुंच गया है, इसलिए मुझे अब आपसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। फेंक परिवार में अपना रास्ता बनाने का मेरा मूल उद्देश्य हुओ।
परिवार को संभालने के लिए फैंग परिवार की ताकत उधार लेना था। मुझे विश्वास है कि सीनियर को पहले ही यह एहसास हो गया होगा, लेकिन चूंकि आपने कुछ नहीं कहा तो आपके पास अपनी योजना होनी चाहिए। लेकिन अब चीजें स्पष्ट और स्पष्ट होती जा रही हैं। फेंक और हुओ परिवार पानी और आग की तरह है। अगर हुओ परिवार जीत जाता है तो आपके दोनों परिवारों को या तो छोड़ना होगा या उनका सफाया हो जाएगा। मुझे हुओ परिवार को संभालने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है और आपको भी मेरी ताकत की जरूरत है। यह कहा जा सकता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जारी रखें। हितेश एक पल के लिए सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राघव ने अंदर से सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, हितेश को बहुत पहले ही कुछ समझ आ गया था। अगर वह हमेशा सोचता रहा कि उसकी यह योजना पूरी तरह से दोष रहित है, तो वह वास्तव में एक मूर्ख होगा। मैं सच में प्रतीक और आर्यवीर को भाई मानता हूं। हालांकि यह दोस्ती शुरू में थोड़ी बेपरवाह थी, लेकिन कुछ परीक्षणों से गुजरने के बाद वह बेपरवाही गायब हो गई है। इसलिए अभी मैं आपके साथ खुलकर चर्चा करना चाहता हूं। सांझी के आज के आचरण ने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं हुओ परिवार के खिलाफ पूरी तरह से आगे बढ़ता हूं तो आप और चाई परिवार के मुखिया मेरी कितनी मदद कर सकते हैं? राघव ने पूछा। हितेश का हाथ लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपा रहा था। बहुत देर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राघव ने भी कुछ नहीं कहा। वह जवाब का इंतजार कर रहा था। अंत में हितेश ने कहा, सहयोग करना ठीक है, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। सबूत कि आप मेरे फेंक परिवार को धोखा नहीं देंगे। सबूत बहुत सरल है। राघव ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। यह सबूत कैसे है? हितेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। राघव को देखते हुए उसे आखिरकार बहुत देर बाद चिल्लाना पड़ा, राघव, हे, हा हा हा, अच्छा, बहुत अच्छा। जब पागलपन की बात आती है तो कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अभी भी जीवित हैं। बेशक मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर मैं मर गया तो क्या हुआ, परिवार को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं होगी? राघव ने हंसते हुए कहा। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। यह कैसे है? क्या यह सबूत काफी है? हितेश ने सिर हिलाया। बस इतना ही काफी है। आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है। जब जियूली गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी खबर फैली तो मैंने पहले ही आप पर ध्यान दिया था। मैंने आपकी जांच भी की और पाया कि आप हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के प्रति वफादार रहते हैं। कई बार तो आपने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। ऐसे व्यक्ति पर मैं भरोसा कर सकता हूं, राघव ने कहा। आर्यवीर और प्रतीक बुरे नहीं हैं, वे अच्छे भाई हैं। मैं मूल रूप से आपके दो परिवारों के बीच संघर्ष को भड़काने और फिर आखिरी क्षण में हुओ परिवार को एक क्रूर झटका देने के लिए कूद पड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन चूंकि वे मेरे भाई हैं, इसलिए मेरे पास उस योजना को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं हुओ परिवार को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। आज सांझी ने चारुदत्त को पकड़ने के लिए 8 सेलेस्टियल भेजे। मेरे पीछा न करने के 2 कारण हैं। एक तो इसलिए कि मैं उन्हें पकड़ नहीं सका, जबकि दूसरा यह कि अगर मैं उनका पीछा हुओ परिवार तक भी करता तो हुओ परिवार मुझे गेट पर रोकने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता। अगर मैं अकेला हूं तो मेरे लिए हुओ परिवार को संभालना संभव नहीं है। इसलिए मुझे आपके सामने अपने सारे पत्ते खोलने होंगे। हालांकि चारुदत्त सिर्फ एक वेश्यालय की महिला थी, फिर भी वह मेरी महिला थी। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सांझी को एक क्रूर झटका देने का फैसला किया है। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी योजना क्या है? हितेश ने पूछा। मेरी योजना क्या है? क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते? उसने आज मेरी औरत को छीन लिया, इसीलिए कल मैं उसकी औरत को छीन लूंगा। राघव ने अपनी मुट्ठियां रगड़ी। तुम उसकी रखैल को छीनना चाहते हो? हितेश ने हाँफते हुए कहा। राघव पागल हो गया था। हां, उसने मेरी औरत छीन ली, इसलिए मैं भी उसकी औरत छीन लूंगा। फिर हम बराबर हो जाएंगे और यह मामला यहीं खत्म हो सकता है, राघव ने बेशर्मी से कहा। हितेश अवाक रह गया। महिलाओं को छीनने का काम इस तरह कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा उसकी महिला अभी अभी एक वेश्या बनी थी, जबकि सांझी एक उपपत्नी के साथ
आधिकारिक विवाह समारोह में भाग ले रहा था। यह सब एक जैसा कैसे था? हुओ परिवार ने पहले ही निमंत्रण भेज दिए थे और अनगिनत धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। अगर राघव वास्तव में उसे छीनने में कामयाब हो जाता तो क्या हुओ परिवार के लोगों के पास शर्म से खुद को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता? राघव का पागलपन किस स्तर तक पहुंच गया था? हुओ परिवार बहुत शक्तिशाली है, सच में? हितेश ने राघव को यह विचार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपना सिर हिला दिया। परिवार के मुखिया फेंक, यह कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही होगा। सौम्या वह व्यक्ति है जिसने एक महत्वपूर्ण क्षण में मेरी मदद की। अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो मैं एक आदमी नहीं रहूंगा। यदि आप मदद करने से इनकार करते हैं तो मैं कल ही किसी और तरीके के बारे में सोच सकता हूं। मैं उसे अपमानित होते हुए सिर्फ देखता नहीं रहूंगा। ऐसा लगता है कि मेरा एकमात्र विकल्प सांझी को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना और सौम्या की सुरक्षा के बदले में उसके जीवन का उपयोग करना है। लेकिन अगर मैं इसमें सफल भी हो जाता हूं तो इससे मेरी पहचान उजागर हो जाएगी और मैं अब पिल सम्राट प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा। मैं सांझी को भी नहीं मार पाऊंगा, इसलिए वह आसानी से पहला स्थान ले लेगा। जहां तक बाद में क्या होगा, मुझे यकीन है कि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हितेश ने आह भरी। राघव, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है? मेरी मदद करना आपके फैंक परिवार की भी मदद करना है। इसके अलावा मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर मैं फाइनल में भाग लेता हूं तो सांझी को निश्चित रूप से दबा दिया जाएगा। राघव ने एक और प्रलोभन दिया। क्या तुम में सचमुच इतना आत्मविश्वास है? हितेश की आंखें चमक उठीं। मैं, राघव, कभी भी कोई खोखली बात नहीं बोलता। ये शब्द थोड़े अहंकारी थे, लेकिन ये हितेश को दिए गए हजारों वादों से भी ज्यादा मार्मिक थे। वह एक पल के लिए झींका और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, चूंकि तुम में इतना आत्मविश्वास है इसलिए मैं तुम पर सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। हाँ, चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपना निवेश वापस पाओगे। चलो चर्चा करते हैं कि कल क्या होगा। राघव ने अपनी योजना समझाना शुरू किया। क्या तुम उस औरत को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए? सांझी का चेहरा बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 8 जियांटियन सेलेस्टियल्स अभी भी कुछ हासिल किए बिना वापस आ जाएंगे। जब हम अंदर गए तो हमने कमरे में 2 आभाएं स्पष्ट रूप से महसूस की, लेकिन फिर किसी तरह अंदर केवल एक ही था, राघव। अपनी पहचान उजागर न करने के लिए हम तुरंत ही वहां से निकल गए। सांझी, मुझे सच में खेद है, एक दुबले पतले आदमी ने विद्वान का हेडबैंड पहने हुए कहा। सांझी इस समय 30 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ एक बड़े कमरे में था। ये सभी लोग डरावने दिव्य प्राणी थे। इसके अलावा वे बहुत युवा थे और उनमें धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही तरह के लोग शामिल थे। जिस व्यक्ति ने अब भी बात की थी वह एक धर्मी संप्रदाय से था। तुम्हारा धर्मी मार्ग वास्तव में अविश्वसनीय है। तुमने सांझी का भरोसा बर्बाद कर दिया। कितना बेकार है, एक भ्रष्ट स्वर्गीय ने व्यंग्य किया। अगर तुम में कोई योग्यता है तो खुद जाओ, जाने दो, यह मामला यहीं खत्म होता है। दोनों पक्षों को लड़ते देख सांझी ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। ये सभी लोग उसके मेहमान थे। ये लोग उन शक्तियों से आए थे जो हुओ परिवार के ग्राहक थे। दोनों पक्षों ने कई वर्षों से सहयोग किया था। उन्होंने हुओ परिवार को अंतहीन संसाधन प्राप्त करने में मदद की थी। चूंकि वह हुओ परिवार का भावी नेता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उनके साथ अच्छे संबंध विकसित करने थे। कल शादी समारोह है, अभी कुछ भी करने का सही समय नहीं है। हम बाद तक इंतजार करेंगे। ये राघव बार बार मुझे अपमानित कर रहा है, यह सोचकर कि वह फेंक और चाई परिवारों के समर्थन से ऐसा कर सकता है। एक बार जब मैं उसकी महिला को पकड़ लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ 100 आदमी ढूंढ लूंगा। फिर मैं यह सब रिकॉर्ड करूंगा और उसे फाइनल से ठीक पहले दिखाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह उस समय भी शांति से गोलियां परिष्कृत कर सकता है। सांझी ने व्यंग्य किया। सांझी, बस इस मामले को हम पर छोड़ दो और हम इसे संभाल लेंगे, एक भ्रष्ट दिव्य ने कहा।
उसकी पीठ पर 2 तलवारें थीं और उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। एक पूरी तरह से काली थी जबकि एक पूरी तरह से सफेद थी। तो मैं आपकी परेशानी के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। आइए मेरे सम्मानित अतिथियों के रूप में एक उत्सव मनाएं। आज आप यहां आ सके, इसका मतलब है कि आप वास्तव में मेरे साथ एक भाई जैसा व्यवहार करते हैं। भविष्य में जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपको औषधीय गोलियों की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। सांझी ने उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश की। वह यह भी जानता था कि अगर हुओ परिवार वास्तव में एक मजबूत पैर जमाना चाहता था तो उन्हें और अधिक विशेषज्ञों को लाना होगा। ये लोग उन शक्तियों के कुलीन वर्ग थे जिनके वे सदस्य थे। भविष्य में वे उन शक्तियों के नेता होंगे, इसलिए सांझी को उन्हें जीतना था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जब वह राघव की महिला को छीनने की योजना बना रहा था तो राघव भी उसके बारे में यही सोच रहा था। जब सुबह का राघव क्षितिज पर अपनी पहली रोशनी बिखेर रहा था तब तक पिलयांग शहर लोगों से भर चुका था। 10 मील चौड़ी सड़क के किनारे अनगिनत लोग ताजे फूल पकड़े हुए शांति से इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ हलचल देखी क्योंकि एक बड़ी गाड़ी धीरे धीरे आती दिखाई दी। इन सभी लोगों के हुओ परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे और वे पूर्वी बंजर भूमि के सभी कोनों से आए थे। कुछ लोगों को हुओ परिवार से निमंत्रण कार्ड भी नहीं मिला था और वे केवल चापलूसी करने आए थे। लेकिन यहां आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास ऐसा करने की योग्यता भी नहीं है। वहां बहुत सारे लोग थे और उनमें से कुछ तो उनसे भी ज्यादा मजबूत संप्रदायों से थे। वे सिर्फ अपने झंडे लहराकर जयकारे लगा सकते थे। गाड़ी में एक खूबसूरत महिला बैठी थी। उसने फीनिक्स का मुकुट और लाल शॉल पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बर्फीली थीं। उनमें अंतहीन नफरत और हत्या की मंशा छिपी हुई थी। वह सौम्या थी। जब उसे बिलुओ पर्वत पर वापस भेजा गया था तो उसे उसके अनुभव का अंत माना गया था। उसे परिवार की देखभाल और संसाधन मिले थे। उसका प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा था और उसने राघव के साथ संबंध बनाए थे, जो मो परिवार द्वारा देसाई परिवार को खत्म करने का कारण था। इस दुनिया में अपने नश्वर दुश्मन को नष्ट करने से ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं थी। नतीजतन उसे स्वर्गीय दांव विरासत प्राप्त करने का मौका भी दिया गया था। दुर्भाग्य से वह मौका काम नहीं आया। 10 स्थानों में से केवल एक व्यक्ति सेलेस्टियल बनने में कामयाब रहा था और वह व्यक्ति वह नहीं था। अगर वह नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दिव्या बन गया था वह उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करता था और वह बार बार उसे दबाती थी। सबसे मुश्किल बात यह थी कि यह व्यक्ति उसकी बड़ी सौतेली थी। इस दुनिया में एक कहावत है कि किस्मत कभी भी जोड़ी में नहीं आती। यह सौम्या की दुर्दशा को पूरी तरह से दर्शाता है। उसकी बड़ी के दिव्य बनने के बाद उसने धीरे धीरे परिवार में अधिकार प्राप्त कर लिया। उसे परिवार में होने वाले प्रमुख मामलों पर चर्चा में शामिल होने का भी अधिकार था। परिणाम स्वरूप जब यह खबर आई कि राघव अराजकता क्षेत्र में गिर गई है, तब सौम्या अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी। जब हुओ परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आया, उसकी बड़ी ने उसकी मदद की और चाहे सौम्या ने कितनी भी कोशिश की हो, वह हुओ परिवार में शादी करके अपनी किस्मत नहीं बदल पाई थी। यहां तक कि जब वह अपने पिता से भीख मांगने गई थी तो उनका जवाब था, सब कुछ बड़े चित्र के लिए था। एक व्यक्ति को बड़े अच्छे के लिए खुद को बलिदान करना पड़ा। इससे सौम्या का दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। अब उसे सचमुच एक पुराने परिवार की निर्दयता का अनुभव हुआ। अगर उसे बोलने का अधिकार चाहिए तो उसके पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। जब उसने राघव की मदद की थी तो उच्च अधिकारियों ने उसकी दूरदर्शिता और अच्छे निर्णय के लिए उसकी प्रशंसा भी की थी। जब मो परिवार ने देसाई परिवार का सफाया कर दिया था तो परिवार का मुखिया व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रशंसा करने आया था। लेकिन अब जब राघव गिर गया था, सौम्या की स्थिति को भारी नुकसान पहुंचा था। उसे वास्तव में हुओ परिवार को खुश करने के लिए एक शतरंज के मोहरे की तरह माना गया था। पूरे हुआ परिवार में कौन था जो सांझी की उसके प्रति नफरत से अनजान था? लेकिन पूरे हुआ परिवार में किसी भी व्यक्ति ने उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा था।
यहां तक कि उसके पिता ने भी नहीं। अब सौम्या एक चलती लाश की तरह थी, मानो उसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी अच्छी ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके आध्यात्मिक युवान को सील कर दिया था, जिससे वह खुद को मार भी नहीं सकती थी। उसे घृणा महसूस हुई, उसे अपने भावनाहीन परिवार से घृणा महसूस हुई। उसे इतनी घृणा महसूस हुई कि वह उन सभी को मार डालना चाहती थी, भले ही इन लोगों के साथ उसके गहरे खून के रिश्ते हों। लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। गाड़ी के आगे बढ़ने पर उसे बाहर का शोर सुनाई देने लगा और वह अपनी भव्य और राजसी को गाड़ी के आगे सुनहरे घोड़े पर बैठे हुए देख सकती थी। उसकी वह उसे कदम दर कदम निराशा की ओर ले जा रही थी। अचानक गाड़ी की साइड वाली खिड़की खुली। एक महिला ने अपना सिर अंदर की ओर बढ़ाया। इस महिला का चेहरा बुरा नहीं था, लेकिन उसका माथा थोड़ा बड़ा था और उसकी ठोड़ी थोड़ी तीखी थी। उसने जो एहसास दूसरों को दिया वह अच्छा नहीं था। प्यारी, क्या तुम देख रही हो? इतने सारे विशेषज्ञ देख रहे हैं। तुम्हारी शादी अविश्वसनीय रूप से भव्य है, इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। यह व्यक्ति सौम्या की आकांक्षा थी। सौम्या ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने एक आंख भी नहीं झपकाई। अभी वह उसके खिलाफ लड़ने की योग्यता खो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी उससे इतनी नफरत करती है। आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सांझी एक सुरक्षात्मक व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी जल्दी मृत्यु ना हो। हा हा हा। आकांक्षा हंसा, लेकिन वह हंसी ईर्ष्या और विद्वेष से भरी थी। मेरे मरने के बाद क्या तुम सचमुच खुश रहोगी? सौम्या ने आखिरकार अपना मुंह खोला। बेशक, इस तरह मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। तब बिलुओ पर्वत की एकमात्र सुंदरता मैं ही होंगी। आकांक्षा, वह हंसी। एक मार्शल आर्टिस्ट की उम्र लंबी होती है। क्या आपको यकीन है कि आपकी खूबसूरती इतनी लंबी चलेगी? आप एक दिन बूढ़ी नहीं होंगी। अगर आप इसे बनाए रख भी लें तो भी बिलुओ माउंटेन पर लाखों विशेषज्ञ चढ़ते हैं और हर दिन बच्चे पैदा होते हैं। हर साल कई सुंदरियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। क्या आप उन सभी को मार डालने जा रहे हैं? सौम्या ने ठंडे स्वर में पूछा। सही है। जब तक वे मुझसे ज्यादा सुंदर हैं, मैं उनसे छुटकारा पालूंगा। भविष्य में हुआ परिवार मेरा होगा और मेरे शासन में मैं एक सर्वोच्च देवता बनूंगा। कोई भी मेरी अवज्ञा नहीं कर सकता। आकांक्षा ने कहा। परिवार के उच्च अधिकारी वास्तव में अंधे थे। अगर वे तुम्हारी यह सोच जानते तो शायद वे अलग निर्णय लेते। सौम्या ने आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी का दिल इतना काला था। आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। सांझी के क्रूर और दबंग चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से आपको इस हद तक परेशान करेगा कि आप एक इंसान और भूत के बीच होंगे। हा 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 हा। इन सभी वर्षों से मेरी सारी शिकायतें आखिरकार दूर हो सकती हैं, आकांक्षा ने हंसते हुए कहा। सौम्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। आकांक्षा सच में पागल थी, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह सही थी। उसे वास्तव में अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। अचानक सामने से हलचल की आवाज आई और गाड़ी रुक गई। आकांक्षा ने दहाड़ते हुए कहा, हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत किसने की? इस विशाल सड़क पर एक आदमी गाड़ी के सामने खड़ा था। हे भगवान, क्या यह राघव नहीं है? वह क्या कर रहा है? आज सांझी के लिए एक बड़ा दिन है। क्या राघव चीजों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ राघव ही नहीं, जूनियर सौरभ और जूनियर हितेश भी आए हैं। आज वे क्या कर रहे हैं? राघव यहां बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अब जब गाड़ी आ ही गई थी तो वह सीधे गाड़ी के सामने आ गया। उसके पीछे पीछे आर्यवीर और प्रतीक भी आ गए। आर्यवीर, यह सड़क मैंने खोली है। प्रतीक, ये पेड़ मैंने लगाए हैं। राघव, यदि आप इस सड़क का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको मेरी फीस का भुगतान करना होगा। वे तीनों एक साथ चिल्लाए। इस नियम को तोड़ो तो खुद ही खतरा मोल लेना पड़ेगा। इससे सभी लोग अचंभित रह गए। तीनों जूनियर मास्टरों ने अपना पेशा बदलकर डाकू बन गए थे। आर्यवीर, पुरुषों, अपने हाथ ऊपर उठाओ। मैं यहां पैसे छीनने आया हूं, महिलाओं को छीनने नहीं। प्रतीक, महिलाओं, अपने पैर ऊपर उठाओ। मैं यहां महिलाओं को छीनने आया हूं, पैसे छीनने नहीं। राघव, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अगर तुम औरतें और पैसे छीन लोगे तो मैं क्या करूं? तीसरे मालिक,
गलतफहमी न पालें, हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। गाड़ी में जो है वह आपका है, आर्यवीर ने जल्दी से कहा। राघव के 3 लोगों के समूह को गाड़ी को रोकते हुए देखकर आकांक्षा अवाक रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे लोग भी होंगे जो हुओ परिवार की दुल्हन की गाड़ी को रोकने की हिम्मत करेंगे। आप कौन हैं? क्या यह हो सकता है? आकांक्षा जल्दी से गाड़ी से कूद गया और आगे चला गया। हाँ, जूनियर मास्टर प्रतीक, आप ही हैं जिन्होंने कहा था कि आप महिलाओं को चाहते हैं। यह निश्चित रूप से शीर्ष ग्रेड है। आकांक्षा को देखकर आर्यवीर हंसा, राघव भी हंसा, लेकिन प्रतीक अवाक रह गया और उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? तुम दुल्हन की गाड़ी में कैसे घुस गए? जब तुम इतनी बदसूरत हो तो क्या तुम्हें लोगों के सामने आने में शर्म नहीं आती? आर्यवीर और प्रतीक दोनों बहुत सुंदर थे और उन्हें सुंदर महिलाएं पसंद थीं। कारण के अनुसार दुल्हन की गाड़ी के जुलूस में काफी सुंदर नौकरानियां होनी चाहिए, लेकिन यह आकांक्षा बराबर नहीं था। तुम! आकांक्षा क्रोधित हो गया। जब से वह एक दिव्य प्राणी बनी थी, तब से पूरे परिवार ने उसे एक खजाने की तरह माना था। वह इस तरह का अपमान कैसे स्वीकार कर सकती थी? क्या तुम यहां से चले जाओ? बस अपना चेहरा देखो, ऊपर का हिस्सा चौड़ा है और नीचे का हिस्सा संकरा। अगर तुम अपनी नाक पर रस्सी बांध लो तो हम तुम्हारे चेहरे को हल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां दूसरों को परेशान मत करो। प्रतीक का मुंह वाकई क्रूर था। आर्यवीर और राघव दोनों के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। प्रतीक वास्तव में एक विशेषज्ञ शाप करता था। उसने वास्तव में अपने कौशल को अच्छी तरह से छिपाया था। भाड़ में जाओ! आकांक्षा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से उन पर वार किया। जैसे ही राघव सोच रहा था कि क्या यह उसके दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की तकनीक का उपयोग करने का समय है, आर्यवीर ने पहले ही वार कर दिया था। उसका हाथ एक सुंदर चाप में घूम गया जो आकांक्षा के चेहरे पर जा लगा। इस मामले में उनकी प्रतिभा पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्यवीर पहली प्रतिभाशाली महिला थी जिसे राघव ने देखा था, जिसके पास इस तरह की समझ और नियंत्रण था। उसके क्रोध के कारण आकांक्षा को आसानी से मारा गया और उड़ा दिया गया। कुतिया, तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता? आर्यवीर ने नाक भौं सिकोड़ी एक सेलेस्टियल को इतने सुंदर, सहज और शांत तरीके से उड़ाना वाकई अद्भुत था। अगर वह उसकी आंखों में उत्साह मिटा पाता तो यह निश्चित रूप से बेहद खतरनाक होता। राघव ने झिझकते हुए कहा कि उसे लगा कि यह महिला इतनी बदसूरत है कि उसे थप्पड़ नहीं मारा जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आर्यवीर इस मामले में ज्यादा नखरे नहीं कर रहा था। अचानक किसी हाथ ने गाड़ी का पर्दा खोल दिया, जिससे एक चेहरा सामने आया जिसे देखकर लोग चौंक कर चिल्लाने लगे, वाह कितनी खूबसूरत महिला है! हा 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 हा, इस बार मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ। राघव ने अचानक सौम्या को देखकर एक अजीब सी चीख निकाली। सौम्या ने शुरू में सोचा था कि वह मर चुकी है। उसने बाहर हो रही हर चीज को अनदेखा कर दिया था, लेकिन फिर उसने राघव की आवाज सुनी। वह स्वर परिचित लगा। फिर उसका चेहरा देखकर वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। यह व्यक्ति परिचित था, लेकिन यह वह नहीं था। लेकिन तभी राघव ने अजीब सी चीख निकाली जिससे सौम्या का गला रूंध गया। वह आवाज राघव की असली आवाज थी। दूसरों को यह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सौम्या ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसे यकीन था यह वही होगा। हालांकि उसका चेहरा बदल गया था, लेकिन उसका फिगर वही था और उसका वह जंगली आभा मंडल सबसे अच्छा संकेत था। राघव को चुपके से अपनी ओर आंख मारते देख सौम्या ने तुरंत अपनी उत्तेजना दबा ली। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि वह बच गई है। इस दुनिया में क्या ऐसा कुछ था जो वह करने में असमर्थ था? यह सोचकर उसका दिल खुश हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब बाकी दुनिया उसे छोड़ देगी तो राघव ही उसे बचाएगा। वह अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए ताकि दूसरों को कुछ शक न हो। वाह, वह वास्तव में सुंदर है। तीसरे मास्टर, आपने वास्तव में लाभ कमाया। आर्यवीर और प्रतीक दंग रह गए और ईर्ष्यालु हो गए। हालांकि यह सिर्फ एक पल ही बीता था, फिर भी आसपास के लोगों ने उसका चेहरा देखा था। वे अचंभित थे। कमीने,
तुम कौन हो? आकांक्षा अब इतना मूर्ख नहीं था। पिलयांग प्रांत में कौन नहीं जानता था कि आज सांझी की शादी का दिन था, इसलिए वे निश्चित रूप से जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। इससे वह चौंक गई और क्रोधित हो गई। उसने गाड़ी को कोसा। फूहड़, क्या यह तुमने किया है? राघव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह तीखे चेहरे वाली महिला अच्छी इंसान नहीं है। वह तेजी से हरकत में आया, आकांक्षा के सामने पहुंचा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर आर्यवीर ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। वह हमेशा राघव की दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की क्षमता के प्रति नतमस्तक था। उसे सीखने के लिए किसी भी मौके का फायदा उठाना था। लेकिन इस बार जो बात उसे समझ में नहीं आई वह यह थी कि इस बार राघव का थप्पड़ हमेशा की तुलना में स्पष्ट रूप से धीमा था। आकांक्षा ने सहज रूप से चकमा दिया, लेकिन जैसे ही उसने चकमा दिया, एक बड़े हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और एक उन्मत्त ऊर्जा ने सीधे उसके साधना आधार को सील कर दिया। जूनियर मास्टर प्रतीक, यह महिला आपकी है। क्या आपने ही नहीं कहा था कि आप महिलाओं को छीनने आए हैं? एक आदमी को अपना वचन निभाना चाहिए। राघव ने आकांक्षा को उनके पास फेंक दिया। आकांक्षा अब पीला पड़ गया था। उसकी साधना का आधार राघव के सामने बिल्कुल भी नहीं था। वह बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थी। वह अभी अभी जियानेटियन क्षेत्र में आगे बढ़ी थी, इसलिए यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। हुआ परिवार में वह नंबर 1 जूनियर विशेषज्ञ थी, लेकिन यहां अगर कोई उसे मारना चाहता था तो उसे चींटी की तरह कुचल दिया जाता था। हां, यह सच था कि आकांक्षा एक दिव्य था। हां, यह सच था कि दिव्य अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। लेकिन आकांक्षा के वास्तविक युद्ध अनुभव की तुलना सौम्या से नहीं की जा सकती थी। वह केवल स्वर्गीय दांव विरासत प्राप्त करने और एक दिव्य बनने के लिए भाग्यशाली थी। इसके अलावा वह अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी जहां वह स्वर्गीय दांव की पुकार को बुला सकती थी। जब साधारण विशेषज्ञों से लड़ने की बात आती थी तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें कुचल देती थी। लेकिन राघव के लिए यह किस तरह का मजाक था? राघव ने जितने सेलेस्टियल को मारा था उससे कहीं ज्यादा उसने कभी देखा था। प्रतीक ने आकांक्षा को पकड़ लिया, यह देखते हुए कि उसका आध्यात्मिक युआन सील कर दिया गया था और वह हिलने में असमर्थ थी। वह बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। राघव, ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं को चुराने के खिलाफ हूं, बस इतना है कि क्या आपको यकीन है कि वह एक महिला है? जूनियर मास्टर प्रतीक, आपकी बातें थोड़ी गलत हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि जब आप रात को लालटेन बुझा दें तो वह वाकई बहुत खूबसूरत हो जाए, आर्यवीर ने हंसते हुए कहा। इस समय हर कोई अचंभित था। आकांक्षा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, एक भव्य ज्यानेटियन आकाशीय, पकड़े जाने से पहले प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं रखता था। राघव बहुत आलसी था और आकांक्षा से परेशान नहीं होना चाहता था। वह गाड़ी की ओर मुड़ा। अंदर की खूबसूरती, शर्माओ मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गाड़ी लूटने के बाद अब वह कहता है कि वह बुरा व्यक्ति नहीं है। क्या उसे खुद पर भी विश्वास था? सौम्या लगभग हंस पड़ा। राघव हमेशा ऐसा ही था। बड़े बड़े मामलों को वह ऐसे हल्के में लेता था जैसे वे महत्वहीन हो। बाहर आओ और बातें करो। तुम यहां क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। सौम्या ने अपनी मुस्कान रोकी और गाड़ी से बाहर निकल गई। तुम नहीं बता सकते? मैं यहां किसी से शादी करने आई हूं। हालांकि वह नहीं जानती थी कि राघव ने कौन सी दवा ली है, लेकिन वह जानती थी कि चूंकि वह आ गया है इसलिए वह उसे जरूर बचाएगा। उसने सीधे राघव के साथ उसके कृत्य में साथ दिया। किसी से शादी? सांझी, तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए। वह आदमी बहुत ही क्रूर है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत के लिए उसके जैसे किसी से शादी करना कचरे के ढेर में फूल फेंकने जैसा है। राघव ने अपना सिर हिलाया। भाई, यह अभिव्यक्ति एक फूल को खाद के ढेर में चिपकाने जैसी है, आर्यवीर ने कहा। छी, क्या सांझी खाद बनने के लायक भी है? खाद में कम से कम कुछ पोषक तत्व तो होते हैं जिससे ज्यादा फूल उगते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वह सिर्फ बकवास है, बिना किसी काम की बकवास। राघव फिर सौम्या की ओर मुड़ा। मिस, चलो इस पर चर्चा करते हैं।
चूंकि आप किसी से शादी करने आई हैं, तो क्या मैं कोई नहीं हूं? आपको बस मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, कम से कम आकृति में तो मैं इंसान हूं, बकवास नहीं। बाकी लोग अवाक रह गए। यह राघव वाकई प्रतिभाशाली था। वह स्पष्ट रूप से दुल्हन का अपहरण कर रहा था, लेकिन फिर भी वह ऐसे भव्य और धार्मिक शब्द कह सकता था। वह कितना बेशर्म था, ये जानते हुए भी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और जितना संभव हो सके खुद को रोकने की कोशिश करते हुए भी सौम्या के मुंह से हंसी निकल गई। हाँ हाँ, ठीक है। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या दुनिया पागल हो गई है? हुओ परिवार की दुल्हन को कोई ऐसे ही छीन ले गया? हाँ 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 मिस, आपकी नजर वाकई बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं, मुझसे शादी करके आप हर सुबह जरूर हंसते हुए उठेंगी, राघव ने हंसते हुए कहा। फिर वह हुआ परिवार के उन लोगों के पास गया जो उसके अनुरक्षक थे। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मेरे पास आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को 10 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन मिलेंगे। कृपया इसके इतने कम होने का रोना मत रो, बस अभी के लिए उन्हें ले लो, और भविष्य में जब हम दुल्हन के कमरे में प्रवेश करेंगे तो और भी बड़े पुरस्कार होंगे। उसकी इस हरकत से सभी लोग दंग रह गए। लांग सांड के पास सचमुच बहुत पैसा था। बहुत धन्यवाद दामाद जी। सौम्या को ले जाने वाले लोगों ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया। यह कैसा मजाक था? उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ हड्डी बनाने के क्षेत्र में थे। उन्होंने पहले कभी मध्यम दर्जे का स्पिरिट स्टोन भी नहीं देखा था। उसे दामाद कहना तो दूर, अगर वह चाहता कि वे उसे डैडी कहें तो वे संकोच नहीं करेंगे। चाहे पहरेदार हों या नौकर, उन सभी को 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए गए। उनमें से हर कोई इतना उत्साहित था कि वे लगभग पागल हो गए। उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। ठीक है, चलो फिर से संगीत शुरू करते हैं। सभी लोग कड़ी मेहनत करें, हम घर लौट रहे हैं, राघव ने आदेश दिया। जुलूस के संगीतकारों ने तुरंत फिर से बजाना शुरू कर दिया, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। पत्नी, गाड़ी में बैठ जाओ, हम वापस आ रहे हैं। राघव मुस्कुराया और सौम्या को अंदर खींच लिया। जुलूस ने दिशा बदल ली, अब फैंग मैनर की ओर जा रहा था। सभी विशेषज्ञ जो कृपा पाने की उम्मीद कर रहे थे, वे मूर्तियों में बदल गए। वे बस देखते रहे कि दुल्हन की गाड़ी दूसरी दिशा में चली गई। वह कौन था? गाड़ी को धीरे धीरे जाते देख किसी ने पूछा। आप नहीं जानते कि राघव कौन है? वह एक महान व्यक्ति है। वह पिल यांग प्रांत में एक उल्का पिंड की तरह उड़ता हुआ व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि वह निश्चित रूप से पिल सम्राट प्रतियोगिता के शीर्ष 3 में आएगा, और यह भी संभावना है कि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर ले, किसी ने उत्तर दिया। आह, वह इतना अद्भुत है, फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारा यहां पहले से कोई काम नहीं था। अगर हम राघव की चापलूसी कर सकते हैं, तो अगर वह पिल सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो क्या यह हमारे लिए अभी भी वही बात नहीं होगी? यह हुओ परिवार की चापलूसी करने से भी ज्यादा आसान होगा। अचानक किसी ने अपने पैर पर थप्पड़ मारा और गाड़ी का पीछा किया। हर कोई इस बारे में सोच रहा था। वे मूल रूप से हुओ परिवार के साथ पक्षपात करने आए थे, लेकिन अगर किसी ने हुओ परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की, तो इसका मतलब था कि वे हुओ परिवार से भी ज्यादा खतरनाक थे। कौन यकीन करेगा कि जिसने ऐसा करने की हिम्मत की, उसमें कोई योग्यता नहीं थी? वहां मौजूद सभी लोग व्यावहारिक विशेषज्ञ थे। वे जल्दी से गाड़ी के पास आ गए। चूंकि गाड़ी बहुत धीमी थी और इनमें से ज्यादातर लोग ज्यानेटियन विशेषज्ञ थे, इसलिए वे लगभग तुरंत ही आगे निकल गए। वे सड़क के किनारे झंडे लहराते हुए और फूल छिड़कते हुए खुशी मना रहे थे। राघव मन ही मन हंसा। उसने जल्दी से एक स्थानिक अंगूठी निकाली। यह वही थी जो भ्रष्ट दिव्य को मारने के बाद बची थी। यह आत्मा के पत्थरों से भरी हुई थी। जैसे ही लोगों ने फूल बरसाए, उसने भी स्पिरिट स्टोन बरसाए। सभी स्पिरिट स्टोन मध्यम श्रेणी के थे और ये लोग पागल हो गए और भी अधिक कट्टरता के साथ जयकारे लगाने लगे। उन्होंने देखा कि जो भी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाएगा, उसे एक स्पिरिट स्टोन फेंका जाएगा। एक पल में राघव द्वारा मचाया जा रहा हंगामा पहले से 10 गुना अधिक हो गया। जयकार पिल यांग शहर के अधिकांश हिस्से में फैल गई। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये लोग विशेषज्ञ थे।
विशेषज्ञों के पास सिर्फ मजबूत मुट्ठियां ही नहीं थीं, उनके गले भी मजबूत थे।